जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं बेटा कि आपका ये क्लास 12th का पेपर है, ठीक है। क्लास 12th का पेपर है, प्री बोर्ड पेपर है। और प्री बोर्ड पेपर इस बार आपको दिए गए हैं जो स्कूल में, वो पिछले साल के बोर्ड पेपर हैं, ठीक है। पिछले साल के बोर्ड पेपर जो आपको दिए नहीं गए थे, क्योंकि कई सेट छपते हैं तो कुछ सेट दिए जाते हैं, कुछ सेट रख लिए जाते हैं। तो ये बाकी बचे हुए सेट थे जो इस बार प्री बोर्ड में आपको दिए गए हैं। पेपर आज हम आपको समझाने वाले भौतिक विज्ञान का, कोड है 346 BCE, ठीक है। ये बहुत वायरल पेपर है, कई स्कूलों में पूछा जा रहा है। तो कई बच्चों ने मुझसे कहा है कमेंट में कि सर इसके न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। तो हम आपको सब बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देख के जाएं, आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि इस बार यानी 2026 में भी हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए 5 नंबर का। तो जैसे कि आपको पता ही है बेटा कि खंड आज यानी सेक्शन जो ए है वो आपका है बहुविकल्पी का। इसमें आपको 6 बहुविकल्पी मिलेंगे, एक एक नंबर के होंगे। पहले वाले क्वेश्चन जो है वो है, दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु के एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है, तब इन्हीं आवेशों को के पराविद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है, तो F1 अपॉन F2 का मान क्या होगा। आंख बंद करके यानी कि बिना कुछ सोचे हुए जहां पे आपको K दिखे वो लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खा वाला, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है बेटा। कितना गुना हो जाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर अपरिवर्तित होगा, बदलेगा नहीं, जितना होगा उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई गुना नहीं होगा इसमें। अगला है, यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो क्या होगा बेटा। आपको बता दें कि X1 बड़ा होगा और X2 छोटा होगा, तो X1 बड़ा होगा और X2 छोटा, यानी पहला वाला उत्तर बिल्कुल सही है। गा वाला है आपका, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। देखिए बेटा हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि हमें आपके न्यूमेरिकल भी कराने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका चौथा है, ठीक है। अड़ा वाला क्वेश्चन है बेटा, √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उनके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है बेटा ये आपको लगाना पड़ेगा। हमें अभी न्यूमेरिकल 5-5 नंबर के लगवाने, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये आपके 1 नंबर वाले हैं इसमें लिए लगवा के नहीं बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपको जहाँ दिखे वो आपको हो जाएगा। चा वाला है, एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो आपकी पता ही है, आपने ये पढ़ रखा होगा बेटा, विद्युत उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब चलते हैं हम खंड बा पे। खंड बा मतलब सेक्शन बी, एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग काला असंबंध हो। 1 नंबर मिलेगा इसको बताने पर, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए लिखने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको ऐसे कॉपी पे लिख के दिखाएंगे, ओके। तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि आप अपनी कॉपी पे कैसे लिखें, वो भी आपको पता चल जाएगा। उत्तर है दिया गया है, I1 जो आपको दिया है I दिया है तथा I2 जो है वो आपको 4I दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता जो है IR आपसे निकलवा रहा है, यानी I1 और I2 को हम जोड़ देंगे। तो I1 बेटा आपका कितना है, I1 है आपका I और I2 है आपका 4I, तो I + 4I कितना हो जाएगा 5I। यह आपका उत्तर है, आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी खा है दूसरे का, अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं, ये भी 1 नंबर का है। आप प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का खा उत्तर डालेंगे, तापीय विलोम के कारण सहसंयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उत्पन्न होता है। ये आप बताएंगे बच्चों, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा आप। कहा वाला है आपको बता रहे हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रसायन विज्ञान का पेपर का भी हल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, आप तक ऐसे ही सोल्यूशन पहुंचा दिया जाएगा। तो घा वाला क्वेश्चन है बेटा, यदि P तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हों तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजन का नाम तथा रूप लिखिए। 1 नंबर का है, बहुत आसानी से आपको प्राप्त होगा, आइए बताते हैं।
प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का गा डालेंगे आप, उत्तर लिखेंगे। व्यंजन का नाम डी ब्रोगली समीकरण है और लैम्डा बराबर एच अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ जो है पी जो है आपका कण संवेग है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और एच जो है प्लांक स्थिरांक तरंग है। इतना लिखेंगे, आपको 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। दूसरे का घा वाला है रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी नंबर 1 हमें पता करनी है आवृत्ति तथा नंबर 2 पता करनी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। आवृत्ति की अधिक होगी या फिर तरंग दैर्ध्य की अधिक होगी, ये हमें पता लगाना है। 1 नंबर पूरा मिलेगा। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घा, उत्तर डालेंगे। नंबर 1 लिखेंगे आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अधिक होती है। आपको बता दें कि आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अधिक होती है। नंबर 2 तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की अधिक होती है। ध्यान रखिए बेटा, आवृत्ति में सूक्ष्म तरंगों की अधिक होगी, ठीक है, आप तरंगे जो होंगी, और तरंग दैर्ध्य में रेडियो की तरंगे अधिक होंगी। ओके। दूसरे का अड़ा है बेटा आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टाउ का व्यंजन क्या होता है। यह आपका 1 नंबर का है। आप इसमें कैसे 1 नंबर प्राप्त करेंगे, आइए आपको बताते हैं। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, आपका प्रश्नोत्तर संख्या अड़ा है जो, उत्तर डालेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी बी सदिश में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव जैसे एक क्षण चुंबक, द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है एक क्षण तो चुंबक से पर लगने वाले बल आघूर्ण जो टाउ हमने लिया है का व्यंजक निम्नलिखित होगा। क्या होगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। सदिश में क्या होगा, इन सबके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, टाउ वेक्टर एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर। यहाँ जो है आपका ये जरूर लिखा जाता है, ठीक है। एम बराबर जो है आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बी बराबर क्या है यहाँ पर एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा, और थीटा बराबर क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम सदिश और चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश की दिशा के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण यानी एम सदिश और बी सदिश के बीच का जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। चा वाला है बेटा दूसरे का, लेंज का नियम क्या होता है, यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, हमें ये बताना, पूरे 1 नंबर प्राप्त होगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का चा आप डालेंगे ऐसे, उत्तर में डालेंगे लेंज का नियम। इस नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण, देखिए बता दिए यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सेक्शन बी में क्या है देखिए, तीसरा है नंबर यानी तीसरे का यदि एप्सिलॉन 0 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरेड प्रति मीटर तथा म्यू 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 की घात -7 हेनरी पर मीटर हो तो दिखाइए कि, पहला नंबर हमें ये दर्शाना है, दूसरा नंबर हमें ये दर्शाना है। पूरे मिलेंगे 2 अंक, कैसे दिखाते हैं आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया है एप्सिलॉन 0 जो का मान हमें दे रखा है फैरन मीटर में और पाई का मान हमें पता होता है 3.14। अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 4 गुणे में पाई का मान लिखेंगे 1.14 गुणे में हम एप्सिलॉन 0 का मान लिखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात -12। फिर आगे क्या करेंगे देखिए, आपको बताते हैं सबसे सरल तरीके से। आप कितना हल करेंगे, आप इसकी पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिलेगा आपको मिलने वाला है 101.21 गुणे 10 की घात -12 आपकी रहेगी। आप जब इसको ऊपर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर 0.899 गुणे 10 की घात 12, क्योंकि आप इसको जो क्या है ऊपर ले जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर जो है लगभग आपका आ जाएगा 8.99 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, ये आप पता है दशमलव आपने जंप करा यहाँ पर लेके आए, उतने 12 में से घट जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे जो कि 8.99 का मतलब ये 9 है, कितना माना जाएगा 9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। ये आपका प्रूफ हो गया इतना। ठीक, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये दो मान आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, आपको सिद्ध करना है 1/√, सिग्मा जी एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 बराबर आपको प्रूफ करना है यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे जब, तो यहाँ पर सिग्मा यानी कि आपका एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 को अलग हल कर लेंगे, ले जाके अंडर रूट के अंदर मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सिग्मा जो एप्सिलॉन 0 है वो है 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे, और म्यू 0 जो है वो हमारा है 4 पाई गुणे 10 की घात -7। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद में आप देखिए क्या करेंगे, गुणा कराएंगे इन दो की, जो है 4 से गुणा कराएंगे और पाई का मान रख लेंगे। पाई का मान बेटा कितना रखेंगे, 3.14। इतना रखने के बाद में जो आएगा 4 से गुणा करना, इससे गुणा करा लेंगे। तो लगभग मैंने आपको पहले ही करा के रख लिए, पहले ही करके रख लेते हैं हम। 1.112 आएगा गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 12 और 7, ये 7 जो है आपका हो जाएगा 19 जो है यहाँ पे पीछे बैक करोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे 17। ठीक है, हालांकि हुए 19 थे पर यहाँ पे दशमलव था तो पीछे जाएंगे, एक के पीछे दशमलव लगाएंगे तो इसलिए 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद में हम मान रखेंगे 1 एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/1 अंडर रूट, ये हमारे पास है 1.112 गुणे 10 की घात -17। ठीक है, इसे आप हल जब करोगे तो आपको कुछ यूं प्राप्त होगा, जैसे कि 1.1 का जब आप भागफल विधि से, घन विधि वाले से निकालोगे वर्गमूल, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1.112 का जो आपका स्क्वायर होगा यानी रूट से बाहर जब आप उसको निकालोगे तो आपको कुछ यूं निकलेगा, फिर कुछ इस तरह से आएगा बेटा 1.0545 ऐसे कुछ के कुछ डॉट डॉट आता रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 17 माइनस का है तो हम इसको पीछे ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो ये हमारा जो हो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट से बाहर 1 बटा करके 3.33 गुणे 10 की घात -9। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, देखिए 1 अंडर रूट एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर आपका आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पर तीसरे का घा वाला 2 नंबर के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई में 931 MeV होता है। ठीक है, देखिए बेटा सिद्ध करना है 1 एटॉमिक मास यूनिट, हमें इतना प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कार्बन में 12 परमाणु होते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान अगर हम निकालें तो कुछ इस तरह से निकलेगा 6.023 गुणे 10 की घात 23। परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम के लगभग होगा जाके ये वो, तो हम इसका करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे 1/12 करके, इसको मान रख देंगे। देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका पूरे का न्यूमेरिकल का 2 नंबर में है, और आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लीन करके बिल्कुल, और घर पे लगाइए बैठ के। ठीक है, आपने ये यूनिट पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। गा वाला क्वेश्चन है बेटा 1.5 EV यानी इलेक्ट्रॉन वॉट कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वॉट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। हमें नंबर 1 करना है गतिज ऊर्जा और नंबर 2 करना वेग की। सबसे पहले देखिए बेटा स्टेप नंबर 1 में हम लोग करेंगे, आप ऐसे नहीं आराम से लिखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा गतिज ऊर्जा को हमने लिया है के मैक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप डालेंगे अपनी कॉपी पे के मैक्स इक्वल टू ई माइनस आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे ई क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा को कहेंगे, और फाई क्या है, धातु के कार्य फलन। यहाँ दिया गया आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपतित फोटोन की ऊर्जा ई बराबर दे रखा है 5.5, और धातु
का फलन यानी फाई बराबर आपको दे रखा है 1.5 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप इसमें रखेंगे जाके इस वाले समीकरण में मान कुछ आपका के मैक्स यानी आपकी गतिज ऊर्जा जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप गतिज ऊर्जा को जूल में बदलेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के मैक्स। तो क्योंकि आपको पता है कि E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, पता ही चल गया। यहाँ पे खाली क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे और ये निकल कर आ जाएगा 6.4, क्योंकि 1.6 की गुणा आप 4 से कराओगे तो आपका आएगा 16 चक्कू 64 यानी 6.4। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपको करना था अंतिम बेग यानी बेग का। तो बेग का हमने ले लिया, बेग मैक्स निकालना है हमें। यहाँ पर फार्मूला आपको गतिज ऊर्जा का पता है, के बराबर 1/2 mv², जहाँ पर आप जानते हैं कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, और आपका यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है 9.1 गुणा 10⁻31 kg इतना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इस वाले फार्मूले में और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये सब आता होगा, आप लोग 12th में है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से स्कूल में सिखाई गई होंगी। आगे चलते हैं क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। घा वाला क्वेश्चन है, दिखाइए कि पहला नंबर दिखाना L/R तथा दूसरा नंबर दिखाना CR के मात्रक समय होते हैं जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हों। 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब इसमें कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। नंबर 1 डालिएगा L/R के लिए, फिर ये वाली लाइन लिखिएगा कि L/R का मात्रक जो होता है, आप जानती हैं कि L का मतलब हो जाता है हमारा प्राकृतिक, ठीक है, यानी इसका मात्रक L का क्या होता है, हेनरी। हेनरी का अगर हम ओपन करेंगे तो क्या निकलता है, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर लिखा जाता है, ठीक है। तो वो आपने ऊपर लिख दिया उसकी वैल्यू L की जो मात्रक की है। फिर प्रतिरोध R को दिखाते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को क्या हम लोग शॉर्ट में अगर ओपन करें तो क्या निकलता है, वोल्ट पर प्रति एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर लिख दिया। आप जानते हैं क्या होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड बच गया। अब CR के लिए क्या करेंगे, CR के लिए क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, CR का मात्रक लिखेंगे। अब देखिए CR का मतलब क्या होता है, C, यहाँ पर जो है C क्या है, धारिता। धारिता का क्या होता है सूत्र, Q/V। Q का क्या आवेश होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और V का क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड प्रति वोल्ट निकल के आया धारिता का मात्रक। उसके बाद वोल्ट, अब प्रतिरोध का तो आपको मालूम है वोल्ट एम्पियर होता है। तो क्या करेंगे, इसमें रखेंगे जाके C का मतलब रखेंगे इस वाले को और R का रखेंगे गुणे में इसको। तो क्या होगा बेटा, देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ सेकेंड बचा। तो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आपका सेक्शन डी यानी कि 3 अंक वाले प्रश्न। चौथे का पहला क्वेश्चन है यानी का वाला है, एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग यानी EMW में विद्युत क्षेत्र समीकरण EY आपको दे रखा है 2 गुणे 10⁻⁻7 कॉस 1.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 3.0001 की पावर 0 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित होता है। माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये मान EY दे रखा आपको तो पहला निकालना आपको तरंग का तरंगदैर्घ्य, दूसरा निकालना तरंग के वेग तथा दिशा, तीसरी आपको निकालना चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा एवं व्यंजक। ठीक है, चलिए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट वेव की गणना करेंगे। आपको पता है EY बराबर इतना आपको दे रखा क्वेश्चन में, ये वहाँ से लिख लेंगे। फिर इसकी तुलना करने के लिए मानक आपको दे रखा है EY बराबर E0 यानी एप्सिलॉन 0 यानी E0 कॉस KX प्लस WT से करने पर, ठीक है। आयाम क्या है, E0 आप मान लिया है 2 गुणे 10⁻⁷ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में कोणीय तरंग संख्या के बराबर आपको दे रखा है 1.5 गुणे 10⁻3, ये यहाँ पर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में कोणीय आवृत्ति आपको दे रखी है ओमेगा, ये आपको दे रखी है 3 गुणे 10⁻11 आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 1 जो आएगा डाटा लिखने के बाद में तरंग का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा ज्ञात करना, ठीक है। लैम्डा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, के बराबर आपका ये होता है बराबर 2π/लैम्डा। लैम्डा को इधर क्रॉस करेंगे तो के, लैम्डा की जगह पे के आ जाएगा। इसमें मान रखेंगे सबका, ठीक है।
जब इसमें मान रख लेंगे आप तो इसमें देखिए दशमलव से ये हटाएंगे यहाँ पर तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो गया 150, ऊपर हो गया 314। ठीक है, अगर ना हटाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर हम कि 10 की घात जो प्लस की है ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, देखिए नीचे स्टेप में माइनस की कर दी है। ठीक है, और ऊपर गुणा कराएंगे, 2 की गुणा 3.14 से कराएंगे तो आ जाएगा 6.28। ठीक है, उसके बाद में इसको कट करेंगे तो आपका ये जो भागफल आएगा वो आएगा 4.187 गुणा 10 की घात -3। ये यहाँ पर आपका क्या है, तरंग का तरंग दैर्घ्य निकल के आ गया, ये उत्तर है आपका। दूसरी चीज़ आपको बता रखी थी क्वेश्चन में, तरंग का वेग निकालना है यानी v निकालना है, अब वो भी तथा दिशा ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर वेग का सूत्र होता है v बराबर ओमेगा बटे के। तो यहाँ पर आपको ओमेगा का मान हमने निकाल ही लिया था तुलना करने से, और के का मान भी निकाल लिया। तो क्या करेंगे आपको पता है क्या होता है, 1.5 दूनी होता है 3, तो 2 गुणे 10 की घात, देखिए 10 की घात 11 बटे में 10 की घात 3 है अगर, तो 10 की घात 11 -3 हो जाता, तो यानी 10 की घात रह गई आपके पास 8। तो ये आपका कटा 1.5 दूना और 10 की घात, घातों को अगर हल किया तो आ गया 10 की घात 8। यहाँ तक करेंगे और उसके बाद में लिख देंगे जो तरंग अतः तरंग ऋणात्मक x दिशा में गति करती है। बस इतना खत्म हो जाएगा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जितना काला वाला है यहाँ से लिख लिया अतः करके। तीसरी चीज़ आपको निकालने के लिए कह रखा था क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र यानी B की दिशा एवं व्यंजक ज्ञात करना है। तो परिणाम B नॉट जो होता है आपका अनुपात निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, आपका E0 आपको दे रखा है और V आपने पीछे निकाला है अभी, तो 2 से 2 कट जाएगा और 10 की घात -7 गुणे 10 की घात, अब ये प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो आप जानते हैं माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो -7 और -8 कितना हो जाएगा, 10 की घात -15। तो 1 गुणे 10 की घात -15। इसमें लिखेंगे आप दिशा जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग E सदिश इंटू बी सदिश और संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, चूंकि तरंग x दिशा में है और E सदिश y दिशा में है, तो b सदिश जो है किस दिशा में जाएगा, z दिशा में होगा। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। देखा खा वाला है, समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, आपको अभी बताते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर B²/R, ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर डालेंगे समांतर क्रम की स्थिति क्या है, P व्युत्क्रमानुपाती 1/R दे रखा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अनुपात की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, माना पहले बल्ब प्रतिरोध R1 और दूसरे बल्ब प्रतिरोध R2 है, दिया गया है R1/R2 बराबर 1/2। शक्ति क्षय का अनुपात क्या है, P1/P2, तो क्या करते हैं P1/P2 लगाते हैं और फिर हम लोग इसमें पावर वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, जो कि होता है P1 बराबर, यानी P बराबर होता है B²/R, यानी B वोल्ट और R प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है क्या होगा, यहाँ से अब B² सेम है वो कट जाएगा, तो P1 इंटू P1/P2 बराबर R2/R1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए बेटा ये भी आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर V² बटे में R1 था और फिर B²/R2 था। जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए आपके क्या होगा, R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे रह जाएगा, ये इस तरह से आता है। फिर दिए गए प्रतिरोध का अनुपात व्युत्क्रम करने पर, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो कि R1 बटा था आपका मान रखेंगे तो R2 का मान 2 था तो 2 ऊपर चला गया, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये एरो देखिएगा। ठीक है, आपका यही उत्तर होगा। चौथे का गा वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या है देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ये आप जानते हैं सेक्शन डी का है 3 नंबर के लिए, चौथे का गा है। उत्तर में लिखेंगे चुंबकीय बल तब अधिकतम होता है जब आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी थीटा बराबर 90 होती है, और न्यूनतम 0 तब होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी थीटा बराबर 0 या फिर 180 गति करता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिमान आवेश पर किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे। चौथे का गा वाला है, घा वाला मतलब निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 चालन बैंड, नंबर 2 में हमें बताना है संयोजन बैंड, नंबर 3 में बताना है वर्जित ऊर्जा अंतराल।
बहुत सरल है, आइए आपको बताते हैं। संख्या डालेंगे जो कि आपकी है चौथे का घा। पहला हेडिंग है हमारा चालन बैंड। इसमें लिखेंगे यह संयोजन बैंड के ऊपर स्थित उच्चतम ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं या पूरी तरह से खाली होते हैं। इस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। पहली हेडिंग हो गई आपकी। दूसरी है बेटा आपकी संयोजन बैंड। यह वह ऊर्जा बैंड है जिसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। यह बैंड पूर्णतः या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से बंधे होते हैं और विद्युत प्रवाह में भाग नहीं लेते। तीसरी हेडिंग है आपकी वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजन बैंड के शीर्ष और चालन बैंड के तल के बीच रिक्त स्थान को वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी ईजी कहते हैं। इस अंतराल में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी ऊर्जा स्तर उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि आरेख बनाया हमने, देखिए संचालन बैंड और संयोजन बैंड बनाया। अब ये आपकी होगी वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की आपके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर नहीं है। ठीक है, इनके बीच में। चौथे का अणा। ह्यूस्टोन सेतु क्या होता है, इसका परिपथ खींचिए तथा निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। पहले में हमें बताना संतुलन की अवस्था क्या होती, दूसरे में बताना अनुपात भुजाएं, तीसरा में बताना संयोजी भुजाएं क्या होंगी। डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। चौथे का आड़ा है ये आपका, चौथे का। इसमें है ह्यूस्टोन सेतु। ठीक है, ह्यूस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है। इसमें हो जाएगा ह्यूस्टोन सेतु का परिपथ आरेख। देखिए बेटा, ये इस तरह से बनेगा आपका। ये जो है आपको एक अंदर एक चतुर्भुज टाइप का बनाना है ऐसे करके, और इस पर पी क्यू और यहाँ पर आर और ये एस चार प्रतिरोध दे देने हैं आपको। ये आर, ये तो पी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर ए बी सी और ये डी। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद में ये तार जोड़ दिए जाएंगे। ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस, ये कुंजी उसकी होगी। अब सही है, समझ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप खुद से बना के देख लीजिए पूरे नंबर। ये ह्यूस्टोन सेतु आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या इसमें हेडिंगें बताई गई थी, वो हेडिंगें भी देख लीजिए आप। हेडिंग्स थी पहली वाली संतुलन की अवस्था। संतुलन की स्थिति वह होती है जब ग्लेबोनोमीटर जी में बहने वाली धारा शून्य हो जाती है। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है और प्रतिरोधों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। दूसरा है अनुपात भुजाएं। परिपथ की वे भुजाएं प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात होता है, उन्हें अनुपात भुजाएं कहते हैं। फिर है आपका तीसरी संयुग्मी भुजाएं। ह्यूस्टोन सेतु में वे दो भुजाएं जिनमें से यदि एक सेल और दूसरी में गैल्वेनोमीटर लगा हो उन्हें आपस में बदल देने पर भी संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। ये बेटा हम इसलिए कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं पूरे पूरे, तो आप लोग खुद ही इसको समझ चुके होंगे क्योंकि इस क्लासेस आपने अटेंड किए होंगे, कोचिंग से आप जा रहे होंगे। पेपर में आपको कैसे लिखना वो मैं आपको शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले ही समझ चुके होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखेंगे पाँचवें का वाला, ये भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना नंबर 1 अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। यह हमें बताना है। पूरे 3 अंक आप पाएंगे, बहुत सरल तरीके से हम आपको बताते हैं। बेटा प्रश्नोत्तर संख्या आप जानते हैं 5वें का है, इसको लिखने पे आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। उत्तर है तरंग के ध्रुवण। इसमें लिखेंगे तरंग के ध्रुवण से तात्पर्य उस घटना से है जिसमें तरंग के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी एक निश्चित दिशा यानी तल में सीमित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। पहला, अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं है। स्पष्टीकरण क्यों ऐसा है, इन तरंगों में मध्यम के कणों की कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होते हैं। चूंकि कंपन और तरंग की गति एक ही रेखा में होती है, इसलिए इन्हें किसी
अन्य विशिष्ट दिशा में सीमित करना संभव नहीं होता है। उसके बाद में आप दूसरा बताएंगे बेटा, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण संभव है, क्यों? इन तरंगों में माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इन कंपनों को किसी ध्रुवक की सहायता से एक निश्चित दिशा में सीमित किया जा सकता है, जिससे ध्रुवण की घटना घटित होती है। इसी कारण ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इतना लिखेंगे, आपको पूरे 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और सरल पड़े। 5वें का खा है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दशा में निम्नलिखित होता है? नंबर 1 आकर्षण बल, नंबर 2 प्रतिकर्षण बल। ये भी बहुत सरल है, आइए आपको समझाते हैं। का खा डालेंगे आप, बहुत सरल है, सीधे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। उत्तर डालेंगे, दो समांतर सीधी धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल तारों में प्रचलित या प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करता है। नंबर 1 आकर्षण बल क्या होगा इसमें? जब दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती तो वो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। फिर होगा प्रतिकर्षण बल, क्या होता है? जब दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण बल कहेंगे। गा वाला प्रश्न है बेटा, डिस्टकारी युक्ति क्या होती है? दिए गए परिपथ में यदि डायोड डी के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 मीटर एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक डायग्राम दिया है, ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1 प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, नंबर 2 प्रतिरोध आर का मान। क्या लिखेंगे? देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का गा। उत्तर डालेंगे, इसमें लिखेंगे प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किरचॉफ के वोल्टेज नियम यानी किरचॉफ वोल्ट लॉ का उपयोग करेंगे, जो कि होता है बी टोटल इक्वल टू बी आर प्लस बी डी। बी आर क्या होता है पहले बता दें आपको, बी टोटल क्या होता है? बैटरी का विभव, बी डी क्या होगा? डायोड की अनुदिश विभव, और बी आर क्या होगा? प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था कि बी टोटल क्या था आपका? 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है बी टोटल, हम आपको पीछे बता चुके हैं। आगे है बी डी, आपको क्या है? 0.5 वोल्ट। बी आर आपको निकालना है, तो फार्मूला आपका होता है किरचॉफ वाला, बी टोटल इक्वल टू बी आर इंटू बी डी। तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे। बी आर आपका है यहाँ पर निकालना है आपको, बी टोटल दे रखा है 1.5 और बी टोटल बी आर निकालना है। बी डायोड आपको दे रखा है 0.5। क्या करेंगे? 1.5 में से ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचा? बी आर। तो बी आर आपका आ गया है 1.0 वोल्ट, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद में आप लिखेंगे अतः प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर 1.0 वोल्ट या 1 वोल्ट होगा। दूसरा था निकालने के लिए कह रहा था प्रतिरोध आर का मान बताइए, तो क्या होगा? ओम का नियम आपको पता ही होगा, क्या होता है? आर बराबर, यहाँ पे आर निकाला तो आर रोक लेंगे इधर, बी आर अपॉन आई। फिर यहाँ पर देखिए बेटा आपका दिया है, अब क्या हमने निकाल लिया है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बी आर बराबर आपने अभी निकाला था। उसके बाद में प्रवाहित धारा आपको दे रखी थी 5 मीटर एम्पियर। अब मीटर एम्पियर को आप मीटर को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मीटर आपको बता देते हैं। आर बराबर आप रोकेंगे सूत्र के हिसाब से, इसमें देखिए आगे जाकर ऐसे हल होगा, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 200 ओम आपका निकल कर आ गया। लिए कार्य फलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। ये आपको लिखना है, पूरे 3 अंक मिलेंगे। सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ। उत्तर लिखेंगे प्रकाश विद्युत विभव के लिए पहला नंबर है, हमें निकालना है कार्यफलन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। सूत्र इसका होगा फाई, यानी ये होगा साई, सॉरी ये होता है साई बेटा। ठीक है, साई बराबर HV0। फिर होगा डेली आवृत्ति। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश डालने से प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, या इसका आप जो है इसी को इस वाले सूत्र को उल्टा कर देंगे, यानी V0 इक्वल टू हो जाएगा साई बटा H।
ठीक है। फिर होगा आपका निरोधी विभव, वह न्यूनतम विभव जो तीव्रतम फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। इसमें देखिए सूत्र आप बनाएंगे के मैक्स इक्वल टू ई वी ज़ीरो बराबर हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स। अब ये क्या क्या यहाँ पर है ये साइड में लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और इसको अपने चेक कर लीजिए और आप अपने पूरे 3 अंक पक्के कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल आपको बता दें V0 है निरोधी विभव, E बराबर है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, K मैक्स है आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा, उसके बाद में M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V मैक्स जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। में घा वाला है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्य फलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। ये आपको लिखना है, पूरे 3 अंक मिलेंगे, बहुत सरल है। सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घा, उत्तर लिखेंगे प्रकाश विद्युत विभव के लिए। पहला नंबर है, हमें निकालना है कार्यफलन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। सूत्र इसका होगा फाई, यानी ये होगा साई, सॉरी ये होता है साई बेटा, ठीक है। साई बराबर HV0। फिर होगा डेली आवृत्ति, ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश डालने से प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, या इसका आप जो है इसी को इस वाले सूत्र को उल्टा कर देंगे, यानी V0 इक्वल टू हो जाएगा साई/H, ठीक है। फिर होगा आपका निरोधी विभव, वह न्यूनतम विभव जो तीव्रतम फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। इसमें देखिए सूत्र आप बनाएंगे के मैक्स इक्वल टू ई V0 बराबर हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स। अब ये क्या क्या यहाँ पर है ये साइड में लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और इसको अपने चेक कर लीजिए और आप अपने पूरे 3 अंक पक्के कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल आपको बता दें V0 है निरोधी विभव, E बराबर है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, K मैक्स है आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा, उसके बाद में M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V मैक्स जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। अड़ा वाला क्वेश्चन है 5वें का, ठीक है। प्रकाशिक तंतु फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाश किरणें कांच, ये कांच के लिए है, ठीक है। ये सघन किसके लिए, कांच के लिए 3/2, तथा जल के लिए क्या लिया है, ये आपका 4/3 लिया है। माध्यमों के बीच संचरित होती है। पहली चीज़ हमें निकालनी है, इनमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है, ये बताना है। दूसरा हमें बताना है सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये बताना है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये अब पेपर का फ़ोटो हम नहीं डालेंगे, मतलब इसी वीडियो में, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में परेशानी हो रही है, तो डायरेक्ट कॉपी पर ही क्वेश्चन लिखा होगा, उससे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का अड़ा, यानी 5वें का ये अंतिम खंड है। 3 नंबर में प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत, प्रकाशीय तंतु की कार्यविधि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। पहला सघन व विरल माध्यम, क्योंकि म्यू जी, मतलब ये आपका जी क्या हो जाएगा सघन माध्यम के लिए, ठीक है। और म्यू डब्लू क्या होगा विरल माध्यम के लिए। यहाँ पर क्या होगा, सघन माध्यम बड़ा होगा और विरल माध्यम कम होगा। फिर हमें बताना है नंबर 2 क्रांतिक कोण, यानी सी, तो साइन सी बराबर होता है हमारा विरल माध्यम बटा सघन माध्यम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्योंकि आपने मान रखा था कि आपका जो था बेटा यहाँ पर विरल माध्यम दे रखा था 4/3, आपने रख दिया। फिर उसके बाद में आपको सघन माध्यम दे रखा था 3/4। फिर इसको आगे मैं इधर हल कर देता हूँ कि 4/3 बटा है 3/2। आगे जब आप इसको हल करेंगे 4/3 ये पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो इसका हल होगा आगे 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, ठीक है। अब ये देखिए साइन जो इधर है वो प्लस का साइन है, तो इधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो सी बराबर यानी क्रांतिक कोण बराबर आपका आएगा साइन इन्वर्स ब्रैकेट में 8/9। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, आपको ऐसे 3 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित, ये 5 नंबर में, निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपका पूछा गया है पूरे के पूरे 5 अंक में। नंबर 1 आपको इसमें बताना है समस्थानिक नाभिकों के बारे में, दूसरा बताना है समभारित नाभिकों के बारे में, तीसरी चीज़ बतानी है सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों के बारे में, चौथा नाभिक का आकार, पांचवा आपको द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो पहले आप डालते हैं समस्थानिक नाभिक, वे नाभिक जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो।
समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। इसमें देखिए बेटा हाइड्रोजन का है कि हाइड्रोजन में H1, H2 और H3, ठीक है, ये आपके क्या है, इनमें परमाणु की संख्या समान है मगर द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अब अगला है, दूसरी हेडिंग है आपकी समभरित नाभिक। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो समभारित नाभिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उदाहरण देखिए, परमाणु क्रम द्रव्यमान संख्या बराबर है 14 मगर परमाणु संख्या भिन्न है, यानी C की जगह पे यहाँ पर N है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन है। अगला हम देखेंगे, तीसरा है हमारा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए C14 है, इधर N15 है, तो यहाँ पर जो आपका आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ये आपके 8 न्यूट्रॉन इधर निकलेंगे, 8 न्यूट्रॉन इधर निकलेंगे, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनिक की संख्या समान है, यानी ये क्या हो गए आपके सम न्यूट्रॉनिक नाभिक हो गए। चौथा है आपका नाभिक का आकार। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। सूत्र होता है इसका R बराबर R0 A⁻1/3। अब यह है पांचवा, द्रव्यमान क्षति क्या होगी बेटा इसमें, नाभिक बनाने पर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान और वास्तविक नाभिकीय द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसका उत्तर देखिए, सूत्र बनेगा जो बनेगा डेल्टा M बराबर ZMP, ठीक है, ये परमाणु के लिए हो गया, और Z आपका प्लस NMN, ठीक है, ये हो गया आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, और माइनस कर देंगे M को, तो ये सूत्र आपको बन गया। यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो पूरे के पूरे आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लें, ठीक है, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पूरे अंक या रिवीजन करें तो सही से करें, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन कभी कदा रिपीट हो जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित्र को आवेशित किया जाता है। धारित्र को बैटरी से वियोजित करके के परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित्र के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारित्र से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। हमें 4 चीज़ों के बारे में पता लगाना, 5 चीज़ों के बारे में। पहला नंबर धारिता, नंबर 2 आवेश, नंबर 3 विभवांतर, नंबर 4 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और नंबर 5, ये 5 है, वैद्युत ऊर्जा। पहले हम लिखेंगे उत्तर में धारिता के बारे में, हम बताएंगे इन्हें कि ऐसा होगा तो क्या होगा। देखिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक डालने पर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर होगा C' बराबर KC, ठीक है, C समझ रहे हैं, आपका वो है क्रांतिक कोण, ठीक है। आवेश में आप यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, क्योंकि संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया है इसलिए आवेश आपतरित रहेगा, यानी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर होगा Q' बराबर Q। हमारा तीसरा विभवांतर, धारिता बढ़ाने से विभवांतर के गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका B' बराबर B/K। फिर होगा चौथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा भी के गुना कम हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी U/K। फिर है विद्युत क्षेत्र, डाइलेक्ट्रिक डालने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुना घट जाती है, E'/E/K। बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने जितनी बार अनसॉल्व उठाया कई बार मुझे ये मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। कैसे है देखिए जरा, ध्यान दीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की V यानी वोल्ट, V = आपको दे रखा 28 साइन 100 पाई T वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। ये कुछ स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, यानी एक संकेत दे रखा है, इस टाइप का कुछ बनेगा। क्या बनेगा वो हम आपको आगे सब एक एक बिंदु बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। पहला निकालना है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्यक मूल। दूसरा आपको बताना है परिपथ का प्रेक्षण प्रतिघात तथा धारित्र प्रतिघात, ये भी आपको बताएंगे बहुत सरल तरीके से। तीसरा है परिपथ की प्रतिबाध्यता यानी प्रतिबाधा, ठीक है, ये भी बताएंगे आपको।
बहुत छोटे छोटे करके मैंने लिखे हैं कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाए और आपको समझ में भी आ जाए। चौथा है परिपथ में धारा। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए बेटा, जो सबसे पहले डाटा दे रखा पहले उसको लिख लेंगे, क्योंकि डाटा लिख लिया तो सब कुछ कर लिया। ठीक है, इसमें है V बराबर आपको दिया 28 साइन 100 पाई टी वोल्ट। अधिकतम वोल्टेज दे रखे B0 हम मानते हैं यहाँ पर 28 वोल्ट यहाँ से ले लिया। ठीक है, V0 है। उसके बाद में कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा बराबर आपका दे रखा है 100। ये देखिए 100 आपका, सॉरी ये 100 पाई। ठीक है, धारिता यानी C बराबर आपको दे रखी है 10/पाई म्यू फैरेड। ठीक है, ये आपको ऊपर डायग्राम में दे रखा था। ठीक है, और पृथक तो है यानी L बराबर है 40/पाई H यानी हेनरी। और दो प्रतिरोध यानी आपको दो प्रतिरोध दे रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2000 ओम 2000 ओम। तो 2000 ओम प्लस 2000 ओम हम लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे। पहला आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्यक मान यानी RMS। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि BRMS बराबर B0 अपॉन R। B0 का मान बेटा कितना है आपका 28 यहाँ पे लिखेंगे 28 अंडर रूट का मान क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/414। ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे तो लगभग 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, लगभग 2। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रेरण प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात। पहले हम निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात यानी XL इक्वल टू हो जाता है, हमारा सूत्र बनेगा ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ओमेगा का मान दे रखा है 100 पाई गुणे ये L दे रखा है मान 40 पाई। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ पर आपका बचा 100 गुणे 40 करोगे तो आपका आ जाएगा 4000। कितना आया बेटा, 4000। उसके बाद में धारिता प्रतिघात निकालोगे, बस उसी चीज़ को बटे में रख दो। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ये 10 की घात जो आपकी माइनस की ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 10 की घात माइनस का मतलब हो गया आपके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लिए, और नीचे हैं आपके 1 2 और गुणे 10। जीरो काट लो, जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा। कितना बचा आपका धारिता प्रतिघात 1000। कितनी बची बेटा, 1000। तीसरी चीज आपसे पूछी गई है परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, कुल प्रतिरोध दे रखा था, अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 2000 प्लस 2000 यानी 4000 ओम हो गया आपका। एक्स निकालना यानी कुल प्रतिरोध निकालना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि XL माइनस XC करना पड़ेगा जरूर आपको, क्योंकि X का मान पता होना चाहिए कुल परिपथ की प्रतिबाधा के लिए। तो यानी 4000 में से 1000 आप निकालोगे, आपको पता है कितना बचेगा बेटा, 3000 ओम। कितना बचा, 3000 ओम। यहाँ पर आपका फार्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस X²। तो यहाँ पर हमने रखा मान, इसमें ये जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 25 के पीछे आपके 5 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो, 5 जीरो आएंगे। 5 क्यों आएंगे भाई, 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6। ठीक है, और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो आपका बच जाएगा 5000। कितना बचेगा, 5000। तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आई, 5000 ओम। ठीक है, इस चीज़ को आप जैसे करेंगे वैसे ही आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको निकालना है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा निकालने के लिए बेटा होता है सूत्र आपका I इक्वल टू BRMS/Z। BRMS आप पहले नंबर में निकाल चुके थे, Z अभी आपने पीछे निकाला। ठीक है, BRMS आपने निकाला था 2000 और आपने Z अभी निकाला है आपने 5000। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तीनों जीरो कट गए, तो आपका बचा क्या, 2/5। अब इसको भाग कर लोगे, 5 यहाँ 2 यहाँ, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा ले, 5 चक्कू 20। कितना आया, 20। यानी आपका आ गया 0.4 एम्पियर। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि धारा है इसलिए एम्पियर लेंगे। नंबर 9 हम नहीं समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर आप कमेंट में मुझसे मांगेंगे तो मैं अलग से सॉल्व करके आपको दे दूंगा।